फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे कोड्स एंड रिपोर्ट्स ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस। मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग कमिटीज़ थी उन्होंने जो जो रिपोर्ट दी थी कॉरपोरेट गवर्नेंस पे, लाइक एज कैडबरी कमेटी, ठीक है, जो यूके की थी 1992 में आई थी। ऐसे ही हम अलग अलग कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हमें पता है कि भाई शेयर होल्डर में डिस्पैरिटीज़ होती हैं, शेयर होल्डर अलग अलग जगह पे होते हैं। और जब से हमने कॉरपोरेट गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन समझा तो एक बात तो हम समझ ही चुके हैं कि यहाँ पे हम शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को लेके चलते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने से रिलेटेड होता है। तो जो ये कोड्स एंड रिपोर्ट्स थी अलग अलग कमेटी की, इसीलिए ये आई थी क्योंकि जो स्कैंडल्स वगैरह हो रहे थे, शेयर होल्डर के राइट्स को जो हानि हो रही थी, उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो यही बोल रखा है, चाहे शेयर होल्डर में डिस्पैरिटी हो, लेकिन हर जो शेयर होल्डर होता है ना, मतलब जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं किसी भी कंपनी की इक्विटी में, ठीक है, कहता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, ऑब्जेक्टिव को और पॉलिसीज़ को। मतलब जो भी कोई कंपनी है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उन सभी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो मेन शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, उसमें आते हैं भाई शेयर होल्डर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, कस्टमर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट, कंपनी वगैरह, ठीक है, जो मतलब उनसे रिसोर्सेज रिसीव करते हैं। तो ये बता देते हैं कि स्टेक होल्डर में हम किन्हें शामिल करते हैं, ठीक है। कुछ कंपनी हैं जो शेयर होल्डर में लाइक एज कस्टमर वगैरह को भी शामिल करते हैं। तो देखो, कस्टमर क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, आप एज ए कस्टमर क्या चाहते हो जब भी किसी शॉप पे जाते हो, यही चाहते हो ना कि मेरे को फेयर ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। और स्टेक होल्डर क्या चाहता है, जैसे जो भी कंपनी को मैनेज करना है वो देखना चाहता है कि भाई जो कंपनी है जिसमें मैं पैसे लगा रहा हूँ वो अच्छे से मैनेज हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इस पोजीशन में हो कि वो कंपनी को प्रॉपरली मैनेज वगैरह कर पाएँ। इन द टर्म ऑफ लॉ में देखो, जो हमारा कानून है वो तो कहता है कि शेयर होल्डर सुप्रीम है, शेयर होल्डर टॉप मोस्ट पावर है और डायरेक्टर है उनके एजेंट है। जबकि एक्चुअल लाइफ में देखा जाता है ना, तो जो हमारे डायरेक्टर हैं वो तो टॉप मोस्ट बन जाते हैं, शेयर होल्डर उनसे नीचे रहते हैं। ऐसा रीज़न क्यों है भाई? देखो, क्योंकि एक तो शेयर होल्डर अलग अलग जगह पे स्प्रेड है, एक जगह से नहीं होते। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो ज़्यादातर अपने फैमिली मेम्बर्स से ही होते हैं। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर वगैरह इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर फैमिली के होते हैं। तो ये चैलेंज होता है एक। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फाइनेंशियली वीक हैं वर्किंग में और रिस्पॉन्ड करने में। तो यही ड्यूटी है कि कोई भी मैनेजमेंट है कंपनी को, वो ऐसे काम करे कि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रही थी, इसीलिए जो कोड थे, स्टैंडर्ड थे, रिपोर्ट्स थे कॉरपोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग, उनकी ज़रूरत पड़ी थी ताकि जो भी स्कैंडल्स वगैरह हैं उनको रोका जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। कहता है कि फिर आती ग्लोबल कोड्स ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस की कौन कौन से कोड्स आए थे। तो कहता है कि 2001-2002 के दौरान बहुत ज़्यादा एरर्स किए गए थे बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, बड़े बड़े फ्रॉड्स, बड़े बड़े स्कैंडल्स किए गए थे। ज़्यादातर जो ये एरर्स थे रिलेटेड किससे होते थे, अकाउंटिंग फ्रॉड, मतलब जो अकाउंट से रिलेटेड डाटा वगैरह मैनेज किया जाता है ना, उसमें ही गड़बड़ कर रखी थी उन्होंने। वेरियस कॉरपोरेट स्कैंडल्स अराउंड द वर्ल्ड लेड टू द नीड फॉर रेगुलेशन। मतलब ज़्यादातर जितने भी ये गपड़े वगैरह हो रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई उनको ना रेगुलेट करो, कंट्रोल करो कॉरपोरेट गवर्नेंस के। अलग अलग जो भी कंट्रीज थी उन्होंने अलग अलग कमेटी बनाई ताकि इंप्रूवमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके कॉरपोरेट गवर्नेंस का। जो ये कमेटी थी इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी, गाइडलाइंस दी कॉरपोरेट गवर्नेंस पे। जो कोड्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस है ना, वो किस पर बेस्ड है कि जो अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई हैं उनकी सजेशंस वगैरह पे। और इसी चैप्टर में हम इनकी गाइडलाइंस, कोड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। पहले आते हैं हमारी कैडबरी कमेटी यूके की, जो 1992 में आई थी। आपने कैडबरी वर्ड तो सुना ही होगा, जो हमारी चॉकलेट आती है कैडबरी वाली, तो वहीं से है। देखो, इसको कैडबरी रिपोर्ट ऑफ 1992 भी बोलते हैं क्योंकि ये पहली ऐसी कोई रिपोर्ट थी फॉर्मल जिसमें हमें कोड दिए थे कॉरपोरेट गवर्नेंस के। मतलब इससे पहले तो लोगों को इतना ज़्यादा कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में फैमिलिटी नहीं थी। बहुत सारे जो मेजर कॉरपोरेट स्कैंडल्स थे उन्होंने ही प्रमोट किया था कि भैया ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए, रिपोर्ट्स आए। 1992 में यूके में बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स हुए थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि वहाँ के जो कॉरपोरेशंस वगैरह थी, कंपनी वगैरह थी, वो गिर गई थी, ठीक है। तो इसीलिए कैडबरी कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था यूके में 1991 में। लेकिन ये पब्लिश इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1992 में। जो कैडबरी कमेटी रिपोर्ट है ना, वो क्या करते हैं, उसने जो कैडबरी कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी और एक कोड दिए थे, ठीक है। और उसी के कारण इसका नाम था ना, वो इसके चेयरमैन जो थे कमेटी के, उनके नाम सर एड्रियन कैडबरी के नाम पर पड़ा था।
जो कैडबरी चॉकलेट है ना उस कॉरपोरेशन के मालिक थे, चेयरमैन थे। ठीक है, आगे ना कैडबरी चॉकलेट कॉरपोरेशन जो कंपनी वगैरह कैडबरी बनाती है उसके मालिक थे। जो कमेटी है ना उसका फुल नेम था कमेटी ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। बाद में इसको कैडबरी कमेटी के नाम से जाना गया था। ये 1991 में यूके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल के द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज और अकाउंटेंसी प्रोफेशन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, फिर जो कमेटी है ना वो सेटअप की गई मई 1991 में। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट दी गई थी काउंसिल के द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के द्वारा, उसके ऊपर बता रखा है। इसकी जो स्पॉन्सर थे ना वो किस चीज़ को लेकर चिंतित थे कि एक तो लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो भी एबिलिटी है ऑडिटर्स की डाटा वगैरह प्रोवाइड करने की, कंपनी की रिपोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की। ठीक है, तो कहता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो हम देख सकते हैं। एक तो लूजनेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, अब्सेंस है क्लीन फ्रेमवर्क की, मतलब जो भी क्लियर फ्रेमवर्क है वो नहीं है जो डायरेक्टर रखते हैं अपने रिव्यू वगैरह के लिए। जो कम्पिटिटिवनेस प्रेशर है ना कंपनीज पर, ऑडिटर्स पर, वो इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है किसी भी ऑडिटर के लिए कि जो भी डिमांडिंग बोर्ड है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना, उनके अकॉर्डिंग काम करना। तो मतलब यही कमियाँ थी जिसके कारण मतलब एक टाइप से कहें तो कि जो कैडबरी कमेटी वो आई, उसने अपने कोड दिए, उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी। तो जो टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना वो अनकॉमनली यूज़ होती है, द कैडबरी कमेटी यूज़ करते थे। देखो इसके ऐड थे सर एड्रियन कैडबरी 1991 में स्टैब्लिश ले रहे कि इसने रिपोर्ट 1992 में दी थी, इसीलिए हम इसको 1992 वाली कमेटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसने हमें कौन कौन से रिकमेंडेशंस दी थी, कौन कौन से कोड दिए थे, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस सजेस्ट किए थे कि जो करनी चाहिए किसी भी कंपनी के द्वारा अगर उसे अपने जो भी शेयर होल्डर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, स्कैंडल्स को रोकना है। तो देखो इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, फुल रिटेन मतलब उनके ऊपर कंट्रोल वगैरह मेंटेन करना चाहिए, जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उनके ऊपर, और जो भी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है उसे मॉनिटर करना चाहिए। क्लियर एक्सेप्टेड विजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए जो कंपनी के हेड्स वगैरह होते हैं उनका, और जो इंश्योर करे कि बैलेंस ऑफ पावर अथॉरिटी होगी, भाई कौन अचीव करने में हेल्प कर रहा है, कौन क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर उसके अकॉर्डिंग से पावर और अथॉरिटीज़ मिले। ठीक है, ऐसे ही किसी भी पर्सन के पास मतलब पावर नहीं छोड़ देनी चाहिए कि भाई वो अपने मन में आए वो काम कर सके। पावर होनी चाहिए जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। जो बोर्ड है उसे इंक्लूड करना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ सफिशिएंट कैलिबर। मतलब देखो बोर्ड में उन्हीं मेंबर्स को, उन्हीं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को शामिल करो जिनमें कैलिबर है, जो हमारी जॉब है, जो उनकी ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब उन रखते हैं। जो है बोर्ड उसे ना एक फॉर्मल शेड्यूल ऑफ मैटर्स बनाना चाहिए जो रिजर्व किए गए हैं फॉर डिसीजन टू इंश्योर दैट द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज फर्मली इन इट्स हैंड्स। मतलब बोर्ड को एक शेड्यूल वगैरह बना के रखना चाहिए उन मैटर्स पर, उन डिसीजंस पर, मतलब जो ज़रूरी होते हैं डायरेक्शन एंड कंट्रोल के लिए। एग्रीड प्रोसीजर होना चाहिए डायरेक्शंस का, ताकि जो भी ड्यूटीज़ वगैरह हैं उनको पूरा किया जा सके। जितने भी डायरेक्टर हैं उनके पास एडवाइस की एक्सेस होनी चाहिए, सर्विसेज ऑफ कंपनी, मतलब जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं जो सर्विस देते हैं उनकी एक्सेस होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं बोर्ड के लिए, मतलब ताकि जो प्रोसीजर है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा सके। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या कह रखे हैं उनके बारे में कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट जजमेंट देना चाहिए जो भी इशू ऑफ स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस, रिसोर्स इंक्लूडिंग के अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इनसे रिलेटेड हो। जो मेजॉरिटी है शुड बी इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एनी बिजनेस से फ्री होनी चाहिए एंड अदर रिलेशनशिप, और कोई भी रिलेशनशिप है जो मैटर मतलब जो भी मैटेरियली इंटरफेयर करे, मतलब जो भी आपके काम वगैरह जजमेंट्स वगैरह उनमें। ठीक है, और एक फ़ीस भी होनी चाहिए शेयर होल्डिंग के लिए। जो ये फ़ीस होती है नहीं रिफ्लेक्ट करती है टाइम को जो मतलब कंपनी दे रही है भाई। ठीक है, तो मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब तो वही होता है कि फ्री फ्रॉम एनी वर्क, बिजनेस वगैरह के किसी भी वर्क में ये पार्ट नहीं लेते, इनका काम सिर्फ एक ही होता है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए एक स्पेसिफिक टर्म के लिए ही, और जो रीअपॉइंटमेंट है ऐसे नहीं है कि भाई हाँ ये टाइम पूरा हो गया तो बस ऐसे कहते हैं चल तू और इतने महीने काम कर, नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह में मेंटेन होता है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको सिलेक्ट करना चाहिए एक फॉर्मल प्रोसेस के द्वारा, मतलब फॉर्मल होता है जो स्टेप बाय स्टेप होता है, और जो प्रोसेस अपॉइंटमेंट है वो मैटर करते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं उनको फॉलो करना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए क्या बताया था कि जो डायरेक्टर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो 3 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए बिना शेयर होल्डर अप्रूवल। अगर आपको 3 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट करना है तो आपको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। फुल एंड क्लियर डिस्क्लोजर होना चाहिए डायरेक्टर्स का, उनकी अचीवमेंट्स का,
ठीक है। एंड दो ऑफ द चेयरमैन और जितने भी यूके डायरेक्टर मतलब जो हाईएस्ट पेड थे, सब हर किसी का क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है शुड बी पे टू द रिकमेंडेशन ऑफ द रिम्यूनरेशन कमेटी, और उन्हें ना जो रिम्यूनरेशन कमेटी जो बताया उसके अकॉर्डिंग पे वगैरह करना चाहिए। रिपोर्ट्स एंड कंट्रोल, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल पे क्या बताया था, ये बोर्ड की ड्यूटी है कि वो प्रेजेंट करे एक बैलेंस एंड अंडरस्टैंडेबल असेसमेंट, जो भी कंपनी की पोजीशन है उसके बारे में एक बैलेंस्ड और अंडरस्टैंड मतलब जिसको समझा जा सके ऐसा असेसमेंट दे। जो बोर्ड है उसे इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, वो मेंटेन की गई है ऑडिटर्स के द्वारा। जो बोर्ड है उसे एक ऑडिट कमेटी एस्टैब्लिश की करनी चाहिए कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ जो रिटर्न टर्म में हो ऑफ रेफरेंस विद विच डील क्लियरली विद इट्स अथॉरिटी एंड ड्यूटीज, जो किससे डील करता है, इसकी अथॉरिटीज और ड्यूटी से। जो डायरेक्टर उसे एक्सप्लेन करने चाहिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है प्रिपेयर करते टाइम, क्या जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह अकाउंटिंग के जो ऑडिटर्स प्रिपेयर करता है उनको रिपोर्ट करता है वो सब। जो डायरेक्टर है ना उसे रिपोर्ट करना चाहिए जो कंपनी की इफेक्टिवनेस सिस्टम, मतलब देखो भाई वो डायरेक्टर है, वो कंपनी के लिए मैनेज करने का काम करता है, तो उसे जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना वो ये देख के बताना चाहिए वो इफेक्टिव है नहीं, कोई कमी है तो दूर करना चाहिए। जो डायरेक्टर रिपोर्ट करना चाहिए जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, जो जेम्सन है, क्वालिफिकेशन है, जरूरी है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो जो कैडबरी कमेटी उसके बाद उसको फॉलो करके आई थी ग्रीनबेरी रिपोर्ट 1995 में, जिसके स्पॉन्सर भी थे यूके कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री ऑस्टेंसिबली, जिन्होंने एग्जामिन किया, रिकमेंडेशन दी थी रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब भाई किसी भी डायरेक्टर को कितना रिम्यूनरेशन वगैरह देना चाहिए। इसीलिए इसको डायरेक्टर रिम्यूनरेशन रिपोर्ट ऑफ स्टडी ग्रुप भी बोलते हैं, जिसको सर रिचर्ड ग्रीनबेरी ने मतलब हेड किया था। ये चेयर की गई थी रिचर्ड ग्रीनबेरी, चेयरमैन ऑफ मार्क्स एंड स्पेंसर्स, ठीक है। तो अब हम दूसरी कमेटी पर, एक मिनट, फिर है हमारी सर्बन्स ओकले एक्ट ऑफ 2002। जो सर्बन्स ओकले एक्ट ऑफ 2002 है ना, ये 30 जुलाई 2002 को इनेक्ट किया था, लागू किया गया था। इसको ना पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं। इसमें कहता है कि जो एंड कॉरपोरेट एंड ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग एक्ट भी बोलते, मतलब अलग अलग नाम दे रखे हैं। और इसको मेनली तो भाई एक कॉमन नाम जैसे सर्बेंस ओक्सले, सर्बन एंड एसओएक्स ही बोलते हैं यूएस में। देखो नॉर्मल जैसे हमें घर में तो अलग अलग नामों से बोल देते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी बोल देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर हमारा नाम होता है, तो वैसे इस कमेटी को भी अलग अलग नामों से बोलते हैं, लेकिन अगर हम कॉमनली नाम देखें तो ये है। फिर बात आती है कि इसका नेम था वो किसके नाम पर पड़ा था, वो यूएस सीनेटर पॉल सर्बेंस एंड यूएस रिप्रेजेंटेटिव मिशेल जी ओक्सले के नाम पर, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो बिल था वो इनेक्ट किया गया था एज ए रिएक्शन टू ए नंबर ऑफ मेजर कॉरपोरेशन, मतलब ये बिल आया था क्योंकि जो अलग अलग कंपनी थी, कॉरपोरेट थी, अकाउंटिंग स्कैंडल्स होते, घपले वगैरह हो रहे थे, जिसने अफेक्ट किया था इरोन, टाइको इंटरनेशनल, एडेपेलिया, प्रेगाइन सिस्टम, वर्ड डॉट, मतलब ये जो बिजनेस वगैरह थे यूएस के, उनको अफेक्ट किया था। ये जो स्कैंडल्स थे इससे इन्वेस्टर की जो मतलब जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो शेयर के प्राइस थे वो अफेक्ट हुए थे, कंपनी गिर गई थी, इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिल गया था। जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट था वहाँ पे जो लेजिस्लेशन वगैरह सेट किए गए थे और जो स्टैंडर्ड्स थे ना यूएस पब्लिक कंपनी बोर्ड्स के लिए, वो तो मतलब ये भी इसीलिए है स्कैंडल्स वगैरह के लिए, ठीक है। ये ना प्राइवेटली हेड कंपनीज पे लागू नहीं होता था। जो एक्ट था इसमें 11 टाइटल्स हैं और सेक्शंस हैं जो एडिशनल कॉर्पोरेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिमिनल पेनल्टीज तक जाते हैं एंड रिक्वायर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इसको इसकी मतलब परमिशन वगैरह की जरूरत होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं रूल्स वगैरह को लागू करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये हैं इसके 11 हमारे जो भी टाइटल्स वगैरह बताए हैं इसमें वो हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट की गई थी न्यू क्वासी पब्लिक एजेंसी एज मतलब उसके रूप में जो पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग थी और साइड बोर्ड वगैरह, तो ये वैसे ही बता रखा है। इसमें मेन बात आती है कि ये कवर करता है वो इशू जो ऑडिटर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड हो, इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट से रिलेटेड हो। अब इसके फीचर्स क्या हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है ना पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग बोर्ड की, वो की गई थी एक्ट में ताकि मॉनिटर किया जा सके जो ऑडिट और पब्लिक कंपनीज हैं उनके मैटर वगैरह हैं। और कहता है कि जो SES है उसे डेवलप करना चाहिए रूल्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अटॉर्नी मतलब जिसके पास पावर वगैरह होती है। CEO एंड CFO को क्या मेंटेन करके चलना चाहिए कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है, लीगल असिस्टेंट देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ वगैरह को ताकि
मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनकी हेल्प हो, प्रोविजंस बनाने चाहिए ताकि जो इंटरनल कंट्रोल है एनुअली उसको चेक किया जा सके। कोई ऑडिट फर्म, नो ऑडिट फर्म कैन ऑडिट एनी सच, और भाई कोई भी ऑडिट फर्म ऐसी किसी पब्लिक कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकती जहाँ पे जो ऑफिसर्स है वो वर्क करते हैं ऑडिट फर्म्स के लिए पिछले 1 साल से। जो कॉरपोरेट फ्रॉड्स हैं प्रोवाइडेड विद क्रिमिनल पेनल्टी, हाँ मतलब जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उन पर पेनल्टी वगैरह लगानी चाहिए, प्रोविजन बनानी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह एनुअल फीस वगैरह पे की जाए। जो भी कॉस्ट है किसी भी काम से रिलेटेड, बहुत सारे काम करवाए जाते हैं तो उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत फीस वगैरह। जो सर्बन ऑक्सले एक्ट है सी उन रिकॉग्नाइज़ किया उन स्टैंडर्ड्स को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड असेसर्स ने सेट किए थे। तो इस तरह से हमारी ये 2 कमेटी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह दी थी स्कैंडल्स वगैरह पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, और अपने कुछ कोड्स वगैरह दिए थे ताकि बिजनेस प्रैक्टिसेस अच्छे हो सके, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इन दोनों कमिटीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न इन दोनों एक्ट में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।